ऑन हो गया। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.33, ये फिगर तुम्हारा बुक में दे दिया गया, एनसीईआरटी बुक में। बोला कि पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर, यानी कि पी क्यू एंड आर एस जो है वो टू मिरर है। प्लेन मिरर क्लास 8 में तुम लोग पढ़े होंगे मिरर क्या होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह। आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि पी क्यू पैरेलल आर एस है एंड इंसिडेंट रे ए बी, ए बी एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक किया इस मिरर में, फिर वापस आया, फिर रिफ्लेक्ट किया सी डी, मूव्स along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD, prove that AB parallel CD। कुछ समझ में आया? सिंपल समझो यहाँ पे कि दो मिरर है, दो पैरेलल में मिरर है। एक इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट किया तो फिर यहाँ से इमर्ज करके CD जो है वो निकला। क्लियर है? तो हमको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD है। बस तुम ये समझो कि अभी हम लोग को क्या करना, दो मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। क्या है? यानी कि ये जो है इस लाइन का पैरेलल है। तो हमारा जो फर्स्ट मोटिव जो है ना, जो कि हमको ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो ए बी पैरेलल सी डी आ गया। अब यही काम करने के लिए हम लोग को बहुत सारा काम करना है। समझ में आई बात कि वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो चलो काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दो मिरर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना सबको? ये वाला जो दिख रहा है ना तुझको, इसका मतलब होता है कि ये मिरर का पीछे वाला पार्ट है, और मान लो यहाँ पे कोई है वो मिरर देख रहा है, तो ये वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट रे आता है और फिर ऐसे जाता है। क्लियर है? तो हम लोग को ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है। तो पी क्यू पैरेलल आर एस दे दिया गया है, हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी पैरेलल सी डी। ये हमने सामने में लिख दिया, अब इसी पे काम करना है। तो हाँ, ए बी पैरेलल सी डी ये वाला रे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखना, समझना और पूछना। पूछना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम क्या कर दिए ना, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दिए बी एम, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दिए हम लोग सी एन। इसको लिखना कैसे है ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू, बोलो, आर एस। क्या लिखे कि एक बी एम जो इस पर परपेंडिकुलर खींचे और एक सी एन जो है आर एस में परपेंडिकुलर खींच दी, ठीक है। ये पहला काम हुआ, कंस्ट्रक्शन किए। अब हम लोग कुछ समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल्स का नाम दे देते हैं हम लोग, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, क्लास 8 का है, लाइट, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझो यहाँ पे, कि अगर कोई भी प्लेन मिरर है, तो अगर कोई इंसिडेंट रे आता है और वो वापस चला जाता है रिफ्लेक्टेड होके, तो हम लोग इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई, और ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसका इक्वल होता है, क्लास 8 में तुम लोग पढ़े होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर कोई भी रे जो है वो जैसे जाएगा, मान लो कि अगर ये मिरर है तुम्हारा इस तरह से, तो अगर मान लो वो कम एंगल बनाएगा तो ऐसे उठेगा, अगर मान लो इस तरह से आया ज़्यादा तो ऐसे जाएगा। जितना एंगल में वो करेगा, इंसिडेंट करेगा, उतना एंगल से जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये छोटा सा चीज़ था, अब हमको बताना पड़ा क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना प्रॉब्लम। ये समझ में आया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई और ये आर है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा बन रहा है, अगर इस मिरर का बात करें पी क्यू में, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो डेट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना।
और अगर इस मिरर का बात करें तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। डेट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? तो अभी हम इसका यूज करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम द, लिखो यहाँ पे फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ऐसे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ। तुमको क्लास 10 में भी यही चीज पढ़ना है, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, इस मिरर के लिए बात करें, देखो यहाँ पे, यहाँ बात हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है कि नहीं इस मिरर के लिए, और सेकेंड मिरर क्या है हमारा RS, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब एक बात बताना, फिर छोटा सा चीज़ है कि मान लो कोई दो लाइन पैरेलल है आपस में इस तरह से, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर खींचे और इसमें भी एक परपेंडिकुलर खींचे, तो अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा या कि नहीं होगा? होगा। बस इसका यूज करेंगे, यानी कि PQ पैरेलल RS और ये BM इसका परपेंडिकुलर, ये तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल, बस। ठीक है, तो कैसे लिखना है हम लोग को, एक्सप्लेन करना है PQ पैरेलल RS, और फिर लिखेंगे BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। दैट मीन्स, इसका मतलब हो रहा है, इसलिए BM पैरेलल CN, अगर BM पैरेलल CN है तो BC हमारा ट्रांसवर्सल है। क्या है, समझ में आता है ना? ये वाला, अगर ये वाला देखो इस तरह से है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो लिख देना है कि BC इज ए ट्रांसवर्सल। क्या लिखना है, BC इज ट्रांसवर्सल। ये भी बताएंगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये वाला लाइन का काम नहीं है, ये बीच वाला का काम है, वो उसको बताना होगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको नंबर इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। अब ध्यान देना गौर से, एंगल 1 देखो, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल, और 2 में देखो 3 और 4 इक्वल, और थर्ड में देखो 2 और 3 इक्वल। तो कुल मिला के 1 2 3 4 आपस में सारा क्या है, इक्वल है। बात यहाँ पे ये है ना कि ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब ये और ये भाई, और ये भी भाई, और ये दोनों भी भाई, तो ये चारों मिलके भाई ना हो गया, मतलब चारों इक्वल ही ना हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, नीचे लिखे फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हाँ या ना? इसको मिटा दे, चलो इधर तो जगह है, समझ रहा है फरदीन तू? अरे इजी है, धीरे धीरे बना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या बात बताओ फिर से, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल, ये 2 तो भाई सब इक्वल है, तो अगर हम ये दोनों को ऐड करें 2 + 2 और यहाँ पे 2 + 2, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में इक्वल। अगर 2 4 इक्वल चीज़ है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो सारा इक्वल ही ना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे एंगल 1 + एंगल 2 और एंगल 3 + एंगल 4 कर दिए। क्या किया हम यहाँ पे, ये दोनों और ये दोनों को आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसका रीजन भी हम बता दिए। और एंगल 1 और एंगल 2 कुल मिला के पूरा एंगल ये हो रहा है, यानी कि एंगल ABC, और 3 और 4 क्या आ रहा है, BCD। क्या आ रहा है, BCD। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, अगर इस तरह से बनाएं, ठीक है ना, तो ये मान लो ये A B C और D है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ ना, BC ट्रांसवर्सल है, तो है कि नहीं है? तो इसलिए हमारा क्या हो गया, AB
पैरेलल CD और ये हमारा क्या, प्रूफ। समझ में आई बात? तो ये खेल है, इसमें कुछ डॉट है तो बताओ, फिर से समझ लो हम लोग काम क्या किए यहाँ पे। एक तो पहले ड्रॉ कर दिए BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CA परपेंडिकुलर टू RS। अब इससे क्या हम लोग सीखे, क्लास 8 में लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन नाम का, उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड में जाता है, मतलब अगर ये कोई मिरर है तुम्हारा और अगर इस तरह से एक रे आया और इधर से चला गया, तो इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री खींचते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो वही का यूज करके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, ये मिरर PQ के लिए और ये मिरर RS के लिए। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाए कि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है और 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब चारों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग किसी को भी ऐड कर सकते हैं। हम 1 2 को ऐड इसलिए क्योंकि 1 और 2 मिला के ये बड़ा वाला एंगल आएगा। मतलब ये वाला चीज़ करने के लिए पूरा का पूरा ताम झाम करना पड़ गया हमको, सारा कुछ, ठीक है। और फिर ये एंगल आ गया ABC इक्वल टू BCD, तो AB पैरेलल CD आया। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, एकदम होगा ही होगा। तो ये तुमको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।